रहे थे, पी ब्लॉक का तत्व खत्म हो गया था, डी और एफ ब्लॉक का तत्व पढ़ा रहे थे। कौन सा तत्व पढ़ा रहे थे? डी और एफ ब्लॉक का तत्व पढ़ा रहे थे। तो चलिए, डी और एफ ब्लॉक का तत्व उसका नाम है था बकलोल। इधर देखिए, आज पढ़ना है स्कैंडियम संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक संक्रमण तत्व, इसका मतलब समझिए। स्कैंडियम संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान से देखिए, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। इधर देखिए, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर डी 1 से लेकर कहाँ तक आता है? 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, तो ये हो गया अपूर्ण डी कक्षक। कौन डी कक्षक? अपूर्ण डी कक्षक। अपूर्ण डी कक्षक। अगर अपूर्ण डी कक्षक होगा, क्या होगा बाबू? अगर अपूर्ण डी कक्षक होगा तो ये होगा संक्रमण तत्व। कौन तत्व? संक्रमण तत्व। अगर लास्ट में डी का पावर 10 आया तो ये हो गया पूर्ण डी कक्षक। कौन डी कक्षक? पूर्ण डी कक्षक। ये संक्रमण तत्व। तो अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं और उसके लास्ट में डी का पावर 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आए तो वो होगा अपूर्ण डी कक्षक। तो उसे क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। डी में कितना होता है? 10। अगर 10 का 10 आ गया तो पूर्ण होगा, वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। अगर डी 1 से लेकर 9 तक आएगा तो अपूर्ण डी कक्षक संक्रमण तत्व होगा। देखो एगो पगला, क्या 11? हाँ, तुम्हारी मामी लेकर 11वां आएंगी। अब बकलोल कहीं का आज तक नहीं पढ़ा कि डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 11 कहाँ से आ जाएगा? 11 से लेकर 12 में आ गया तब वो ये हाल है। बुढ़ारी तक पढ़ेगा तब वो ये रहेगा। स्कैंडियम, किसका किसका बात हो रहा है? स्कैंडियम और किसका? तो स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 21। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। स्कैंडियम का लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। गिन कर देख लीजिए 21 को है कि नहीं? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 1 21 को हो गया। इस 30 का लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो देखो तो जिंक का 10 आया, स्कैंडियम का 1 आया। तो देखो तो अब ये तो बताए थे 1 से 9 के बीच में आएगा तो अपूर्ण डी कक्षक। और क्या होगा? तो ये क्या होगा? अपूर्ण डी कक्षक है, मतलब कौन तत्व है? संक्रमण तत्व। ये क्या है? पूरी तरह पूर्ण डी कक्षक है, मतलब संक्रमण तत्व। तो सीधे आंसर होगा स्कैंडियम में अपूर्ण डी कक्षक होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक में पूर्ण डी कक्षक होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व। आप आंसर असाइनमेंट में देख सकते हैं। स्कैंडियम में अपूर्ण डी कक्षक होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक में अपूर्ण डी कक्षक नहीं होता है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? बोलो, क्लियर है? चलिए, डी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। डी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन है बाबू? KMnO4, K2Cr2O7। कौन कौन है? डी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? KMnO4,
K2Cr2O7। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटासियम पर मैग्नेट। K2Cr2O7 को पोटासियम डाइक्रोमेट। KMnO4 को पोटासियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 को पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? KMnO4। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? K2Cr2O7। देखिए इधर बाबू, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इधर इधर इधर, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इसका सबसे पहले पढ़ेंगे बनाने की, इधर देखिए, इसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि। तो K2Cr2O7 कैसे बनता है ये देखेंगे आप। जब क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट से वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त, देख लीजिए, जब क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम क्रोमेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। ये बाबू स्टार्ट हुआ ही 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार अभी तक आया है एग्जाम में, एक बार से ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन तो बताया जा रहा है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। देखिए, क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम क्रोमेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट KCl से अभिक्रिया करता है तो K2Cr2O7 प्राप्त होता है, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट का क्या था? बनाने का विधि, इसका गुण, उपयोग, ये सब अभी पढ़ेंगे, तब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। K2Cr2O7 का गुण, गुण क्या है? यह क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट अंतरा रूपांतरण अभिक्रिया करता है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट अंतरा रूपांतरण अभिक्रिया करता है। इसका मतलब, अंतरा रूपांतरण का मतलब होता है कि क्रोमेट बदलेगा किस में और डाइक्रोमेट बदलेगा किस में, मतलब दोनों एक दूसरे में बदलेगा, उसी को क्या बोलेंगे? अंतरा रूपांतरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखो, जब क्रोमेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है। क्रोमेट किस रंग का होता है? और डाइक्रोमेट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डाइक्रोमेट का रंग क्या होता है? नारंगी। क्रोमेट का रंग, देखो, क्रोमेट किस में बदलता है? डाइक्रोमेट में। कब? जब क्रोमेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह डाइक्रोमेट में बदलता है और पीला रंग से क्या हो जाता है? अब देखिए, अब इसी का उल्टा, अब डाइक्रोमेट को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमेट। फिर ये नारंगी से क्या हो जाएगा? तो पहले ही लिखा गया है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट अंतरा रूपांतरण अभिक्रिया करता है। इसका मतलब क्रोमेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्रोमेट। ठीक है। K2Cr2O7 एक प्रबल आक्सीकारक है। एक क्या है? प्रबल आक्सीकारक है। अब K2Cr2O7 का उपयोग देखते हैं। K2Cr2O7 का उपयोग चर्म उद्योग में उपयोग होगा, मतलब चमड़ा के उद्योग होते हैं, चमड़ा का जूता, चप्पल, बेल्ट, बैग, ये सब बनता है ना, उसका जो उद्योग है उसमें K2Cr2O7 का उपयोग होता है। और इसका उपयोग आयतन के विश्लेषण में होता है, मतलब आयतन का विश्लेषण, मतलब आयतन का अंदाजा लगाने में, उसको मतलब मापने में, विश्लेषण करने में किसका उपयोग होता है? K2Cr2O7 का उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई परेशानी? चलिए, कोई बताएगा बाबू? बनाने की विधि पढ़िए जल्दी, बोलिए बोलिए बोलिए।
बोलिए आप बोलिए। ठीक है, क्रोमाइट गैस को सोडियम कार्बोनेट और वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। सोडियम क्रोमेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। सोडियम डाइक्रोमेट को केसीएल से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब क्या था? K2Cr2O7 का गुण बताइए तो। अरे बकलो लोग छोड़ दिया, पढ़ने भी नहीं आ रहा है, पढ़ो। मैंने पीला को अभिक्रिया कराएंगे कि क्रोमेट को अभिक्रिया कराएंगे? क्रोमेट अम्ल से अभिक्रिया करके डाइक्रोमेट बनाता है, जबकि डाइक्रोमेट क्षार से अभिक्रिया करके क्रोमेट बनाता है। यह एक प्रबल आक्सीकारक है। इसका उपयोग देखिए, चर्म उद्योग में उपयोग होता है और आयतन के विश्लेषण में उपयोग होता है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या संरचना? सब लोग इधर देखिए, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या हुआ संरचना? देखते हैं। CrO4-2, CrO4-2 और Cr2O7-2। ध्यान से देखिए, एगो माइनस एगो बॉन्ड को हटाता है। कौगो माइनस है तो दो गो बॉन्ड को हटाएगा। पहले देखो Cr कौगो है? एगो। तो Cr एगो बनाएंगे। कौगो ऑक्सीजन है? तो चार साइड ऑक्सीजन रखेंगे, एगो ऊपर तीन गो नीचे। चतुष्फलकीय संरचना होता है, एगो ऊपर और तीन गो नीचे। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कौन बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। तो ऊपर भी डबल होगा, इधर भी डबल होगा, बीच में भी डबल, इधर भी डबल। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क को माइनस है। तो देखो, एगो क्रोमियम रख दिए, चार गो ऑक्सीजन रख दिए, डबल बॉन्ड बनाता है, सब जगह डबल बॉन्ड रख दिए। ठीक है, माइनस का अभी खेल हम समझते हैं। पहले यहाँ देखिए, यहाँ Cr को है? एक एक दो। ऑक्सीजन को है? 7 को। ऑक्सीजन को है बाबू? 7 को ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन इसको दे देंगे, 3 ऑक्सीजन इसको दे देंगे। ये मत सोचना कि सर 3.5 इसको देंगे, 3.5 इसको देंगे, घबरा जाएगा। 7 ऑक्सीजन है तो 3 इसको, 3 इसको, बच गया कौगो? तो एक हो जाएगा बीच में। एगो कहाँ जाएगा? एगो बीच में ऐसे रहता है ऑक्सीजन। बाकी 3 गो इसको ऑक्सीजन देना है, 1 2 और 1 3। इसको भी 3 गो ऑक्सीजन देना है, 1 2 3। ठीक है, ऑक्सीजन सब जगह कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन सब जगह क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना लिया। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब को बॉन्ड बनाता है? दो गो। तो दो गो बॉन्ड बनाएगा, एगो लेफ्ट और एगो राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए, को माइनस है इस पर, तो दो गो बॉन्ड हटेगा। तो एक जगह से दो बॉन्ड नहीं हटेगा, अलग अलग जगह से एक एक बॉन्ड हटेगा। तो अगर यहाँ पर एक माइनस दे दिए तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ पर कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ एक माइनस दे दिए तो यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं भी हम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर भी को माइनस है, दो गो, तो एगो लेफ्ट में माइनस देंगे और एगो, ठीक है, बराबर बराबर मात्रा में बांटेंगे। तो एगो यहाँ माइनस दे दिए तो यहाँ से एगो बॉन्ड गायब। अगर यहाँ माइनस दे दिए तो यहाँ से भी एगो बॉन्ड गायब।
कोई दिक्कत है? तो ए को माइनस ए को बॉन्ड हटाता है, ए को माइनस ए को बॉन्ड हटाता है, ए को माइनस ए को बॉन्ड हटाता है, ए को माइनस ए को बॉन्ड हटाता है। किसी को कोई दिक्कत? ये है किसका संरचना? क्रोमेट का। ये किसका है? एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। ये संरचना क्या है? चतुष्फलकीय। कौन संरचना है? चतुष्फलकीय। और ये है बटरफ्लाई संरचना, मधुमक्खी की तरह संरचना। मधुमक्खी ऐसे पंख फैला कर उड़ती है ना, मधुमक्खी नहीं, तितली, तितली का संरचना, बटरफ्लाई संरचना। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़े? ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोटासियम डाइक्रोमेट। अब क्या पढ़ेंगे? पोटासियम पर मैग्नेट, KMnO4। पोटासियम पर मैग्नेट, KMnO4। KMnO4 बनाने का विधि सब लोग देखो ध्यान से। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो पोटासियम मैग्नेट प्राप्त होता है। फिर से देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो पोटासियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पुनः पोटासियम मैग्नेट को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम मैग्नेट प्राप्त होता है। अब पोटासियम मैग्नेट को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे KMnO4 का गुण। यह एक प्रबल आक्सीकारक है, मतलब बहुत मजबूत आक्सीकारक है। यह आयोडाइड आयन को आयोडीन में आक्सीकृत करता है। इतना प्रबल है कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदलता है और SO2 को H2SO4 में आक्सीकृत करता है। मतलब प्रबल आक्सीकारक है, इतना प्रबल है कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदलता है, SO2 को H2SO4 में बदलता है। KMnO4 का उपयोग, KMnO4 का उपयोग देखिए, इसका उपयोग आक्सीकारक के रूप में होता है। इसका उपयोग आयतन के विश्लेषण, मतलब आयतन मापने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग वस्त्रों के विरंजन में होता है। विरंजन मतलब वस्त्र का रंगाई उंगाई करने में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट और पर मैग्नेट का संरचना। मैग्नेट और पर मैग्नेट का संरचना। किसका? मैग्नेट और पर मैग्नेट का संरचना। मैग्नेट का फार्मूला MnO2-2, पर मैग्नेट का फार्मूला MnO4-1। अब इसका संरचना खींचना है तो बताए थे पिछला टॉपिक में। इसमें भी देखिए Mn एगो है, O कगो है? 4 गो, एगो ऊपर 3 गो नीचे। कगो नीचे? 3 गो नीचे। इसमें भी Mn कगो है? एगो। O कगो है? 4 गो, एगो ऊपर और 3 गो नीचे। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। इसमें भी सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी डबल, ये भी डबल और ये भी डबल। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। लेकिन आपको बताए थे एगो माइनस एगो बॉन्ड को हटाता है। अगर यहाँ एगो माइनस ला देंगे तो एगो बॉन्ड गायब। कहीं भी माइनस लेकर आ सकते हैं। अगर यहाँ माइनस ले आए तो यहाँ से एगो बॉन्ड गायब। इसमें देख लीजिए, अगर यहाँ माइनस लाए तो यहाँ से एक बॉन्ड गायब। अगर यहाँ माइनस लाए तो यहाँ से एक बॉन्ड गायब। अब ये आपका हो गया MnO4-2 का संरचना, ये MnO4-1 का संरचना। -1 का संरचना है, इसका मतलब यहाँ -1 का संरचना है तो केवल एगो माइनस देंगे तो एगो बॉन्ड हटेगा, ये वाला बॉन्ड रह जाएगा। वो गलती से हट गया था, उसको हटाना नहीं था। यहाँ 2 को माइनस था तो 2 जगह से हटा था। ठीक है, इसका संरचना होगा चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। इसका भी संरचना होगा चतुष्फलकीय। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन विन्यास पढ़ना है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तुम लोग रूल पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। 1s
2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f। बहुत सारा पढ़े हो, लेकिन अभी इतना से ज़्यादा का जरूरत नहीं है। अब तुमको मालूम है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी सब में 4 4 बढ़ाते जाओ, एस में 2 4 बढ़ाओ, पी में 6 4 बढ़ाओ, डी में कितना 10 4 बढ़ाओ, एफ में कितना 14। कोई दिक्कत? अब इसमें जहां जहां एस है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, जहां जहां एस है एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, इसमें 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, यहाँ भी एस है 2 यहाँ भी एस है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। एफ में कितना है 14, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब चलिए इलेक्ट्रॉन, इसी पर सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे फास्फोरस 15 तक भरेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो गया, लेकिन हमको तो भरना है 15, तो 2 2 4 6 4 10 और 2 12, 6 के बदले कितना भरेंगे 3, तो 15 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 गिन सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अब इसके बाद चलिए कैल्शियम 20 का भरते हैं, 20 तक गिन लेते हैं। इसमें 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक कितना हो गया बाबू 20 हो गया। अब 20 तक अब लिख देते हैं, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe26 26 तक भरते हैं, तो यहाँ तक तो 20 है और ये 10 30 हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास तो 26 है, तो 10 के बदले कितना भरेंगे 6। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d6, तभी 26 होगा। ठीक है बाबू, ये कितना हो गया 26 हो गया। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26 Fe26। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक बनाते हैं, आज के क्लास में शुरू में ही जिंक का एक क्वेश्चन आया था। चलिए जिंक बनाते हैं, तो यहाँ तक 20, ये 10 भर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो भर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब चलिए और भी एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे गैलियम, गैलियम कितना 32 तक भरते हैं, यहाँ तक 20 और 10 30 और 6 36 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बचा कितना है 2, 32 ही भरना है, तो 30 और यहाँ कितना भरेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2। अब आप मिला सकते हैं कि यहाँ कितना तक हो गया 32 तक। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो इस थ्योरी पर पूछता है। D4 बदलता है किसमें D5 में, D9 बदलता है किसमें D10 में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी थ्योरी पर पूछता है। इदुगो अबाउ सिद्धांत का अपवाद है। इसमें पूछा जाता है D4 बदलता है D5 में, D9 बदलता है D10 में। अब क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कॉपर 29, कितना है बाबू 29, तो 29 तक भरेंगे। अभी अभी भरना सीखे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10।
9। ये 29 तक हम लोग भर लिए जो भरना सीखे थे। अब नियम के अनुसार D9 बदलता है D10 में, तो 9 को 10 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी कक्ष से लेगा। आखिरी कक्ष वो होता है जिसके आगे सबसे बड़ा अंक हो, जिसके आगे सबसे बड़ा अंक हो। तो बोलो आगे में, ऊपर में नहीं, सबसे बड़ा अंक यहाँ आगे में कितना है 4, यहीं से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ले लेगा। तो हमारा आंसर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ये को दे देगा तो 2 के बदले 1, आइए 9 के बदले कितना हो जाएगा 10। तो नियम भी लागू हो गया। इसका मतलब ये जो पहले का आंसर है ये गलत है, दूसरा का आंसर सही है। एग्जाम में आपको दूसरा वाला ही आंसर लिखना है। बात क्लियर हुआ? कोई परेशानी? चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्रोमियम 24 तक भरेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, 24 तक भर दिए। 20 और 4 24। लेकिन D4 किस में बदलता है? D5 में। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जस्ट पीछे वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ले लेगा अपने आखिरी कक्ष से। आखिरी कक्ष यही है जिसके आगे सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक यही है 4, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारा आंसर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्या बाबू 4s1, और ये क्या होगा 3d5। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये पहला वाला आंसर गलत है, दूसरा वाला सही है। अब एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है प्लस वाला, तो प्लस वाला भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। कॉपर 29 प्लस, प्लस है मतलब यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो कितना है 1। तो एकदम सेम क्वेश्चन यही है लेकिन इसमें +1 है। तब इसको दोबारा बनाते हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले 29 तक लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, 29 तक लिख दिए। अब नियम के अनुसार D9 बदलता है किसमें? D10 में। तो पहले 9 को 10 बनाने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एगो इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 के बदले 1 4s1, और 9 के बदले कितना हो जाएगा 10, 9 के बदले कितना होगा 10। कोई दिक्कत? तो ये तो सेम चीज हम लोग लिख दिए, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन है कि एगो प्लस है तो एगो माइनस करेंगे, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आखिरी कक्ष से। तो बोलिए आखिरी कक्ष कौन है? जिसके आगे सबसे बड़ा अंक है 4s, यही है आखिरी कक्ष। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन पहले ये दिया था, लेकिन अब एगो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसी में से एगो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तब बकलोलवा इसके पास 1 गो इलेक्ट्रॉन है, एगो निकलिए जाएगा तो ये खत्म, तो कुछ बचबे नहीं करेगा। तो बचेगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन है और एगो निकालना है, तो एगो निकल गया, तो 3p6 और 3d10। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि थोड़ा पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो एक क्वेश्चन है क्रोमियम 24 + 1, अब यही वाला है 24। तो 24 तक पहले लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो 24 है D4। अब D4 किस में बदलेगा? D5 में। तो 4 को 5 बनाने के लिए आखिरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? दे देगा। तो हमारा आंसर होगा अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। 2 निकल कर यहाँ 1 गया, 4 1 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए एगो प्लस है तो एगो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहीं से आखिरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक हिले एगो निकल जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये खत्म। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो खत्म। तो हमारा आंसर हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये खत्म, तो 3d5। बात समझ में आया?
कोई परेशानी? हाँ, इसमें देख लो, 3 को आंसर नहीं लिखना है एग्जाम में। ये ऊपर वाला दोनों गलत है, नीचे जो आया है वो सही है। ये ऊपर वाला दोनों गलत है, नीचे जो आया है वो सही है। मतलब आपको एग्जाम में ये नीचे वाला सही जो है उसको लिखना है। ये समझाने के लिए आपको बताए हैं पूरा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है वेनेडियम 23+2, तो 23 तक लिखेंगे पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। 23 तक हो गया। अब बोलिए, अब ये D3 D4 में मत बदल देना, केवल दुइये को बदलेगा, D4 D5 में, D9 D10 में। D3 नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन अब इसमें 2 को प्लस है तो 2 को इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आखिरी कक्ष कौन है जिसके आगे सबसे बड़ा अंक है 4? इससे बड़ा आगे में कोई अंक नहीं है। तो यहीं से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 को प्लस है तो 2 को इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये बकलोलों के पास दुइये को है, 2 को निकल जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये खत्म हो गया तो क्या आया? 3d3। ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए जिंक 30 और +2 हो, जिंक 30 +2 हो, तो 30 तक लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 30 तक लिख दिए। लेकिन 2 को प्लस है तो 2 को इलेक्ट्रॉन निकालना है। को इलेक्ट्रॉन निकालना है? 2 को इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ आखिरी कक्ष यही है, यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर ये 2 प्लस है, कभी कभी 4 प्लस भी दे देता है। Mn+4 25 है, तो ध्यान से अब देखना। 25 तक लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। कोई दिक्कत? 25 तक हम लिख दिए। कितने तक लिख दिए? 25 तक। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 4। कहाँ से निकलेगा? आखिरी कक्ष से। आखिरी कक्ष कौन है जिसके आगे सबसे बड़ा अंक है? तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ई बकलोलवा के पास है दुइये को इलेक्ट्रॉन। को इलेक्ट्रॉन है? 2 को, लेकिन निकालना को है? 4 को। तो 2 को तो यहाँ से निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि 2 को और निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा? पीछे से कि आगे से? तो लो बकलोलवा बोल रहा है पीछे से, लेकिन पीछे से नहीं निकलेगा, क्योंकि 3p से बड़ा क्या होता है? 3d। तब बड़ा ये है, तब इससे 2 को निकलेगा। तब बोलिए, 2 को तो इससे निकलेगा तो ये खत्म। इसके पास 5 को है तो 2 को निकालोगे तो 2 2 कितना निकल गया? 4 को। और 4 को प्लस है तो 4 को निकालना है। तो इसके पास 5, इसके पास 2 है, 2 निकल गया तो ये खत्म। इसके पास 5 है तो 2 निकल गया तो कितना बचेगा? 3। तो हमारा आंसर होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3d3। यहाँ से 2 निकलेगा, 5 में से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा। क्लियर है? कोई परेशानी? आज का क्लास यहीं ओवर होता है।